जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू द डेली न्यूज एनालिसिस। और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज के न्यूज़पेपर से कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जिसका हम इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। हम देखिए, जो इंपॉर्टेंट न्यूज मैं आपके लिए लेके आया हूं वो आपके सामने है, और हम अपनी फर्स्ट न्यूज से स्टार्ट करते हैं, और वो है द लॉ डज नॉट परमिट रेजिंग ऑफ द होम्स ऑफ एक्यूज, जो कि पेज नंबर 1 पे ही है। चलिए हम इस न्यूज से स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस न्यूज में सुप्रीम कोर्ट ने द सोलिसिटर जनरल तुषार मेहता ऑफ उत्तर प्रदेश उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, और उनसे पूछा है कि जिस बुलडोजर जस्टिस को आप उत्तर प्रदेश स्टेट में प्रमोट कर रहे हैं शांति स्थापना के लिए, क्या उसको लॉ परमिट करता है? एंड द सुप्रीम कोर्ट सेड लॉ डज नॉट परमिट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द फैमिली शेल्टर ऑफ इवन द कन्विक्ट्स। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने स्टेटमेंट में क्या बोला है कि द लॉ इज नॉट परमिटिंग दिस जस्टिस, लॉ इज नॉट परमिटिंग दिस एक्ट ऑफ इंस्टेंट जस्टिस, क्विक तुरंत जस्टिस को लॉ इज नॉट परमिटिंग दिस। एंड उन्होंने यह भी क्वेश्चन किया कि ठीक है, आप ये बोल रहे हैं कि जो डिमोलिशंस हुए हैं, जो बुलडोजर जस्टिस के तहत जो घर तोड़े गए हैं उत्तर प्रदेश में, वो ऐसे घर हैं जो उस जमीन पे हैं जिसको एंक्रोच किया गया है, जिस पे कब्जा किया गया है, और कब्जे के तहत वो घर बनाए गए हैं। अब म्युनिसिपल लॉ के तहत वो जो कब्जाए हुए जमीन के ऊपर घर बने हैं उनको तो तोड़ना वाजिब है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल सही है, उन घरों को तोड़ना भी चाहिए, लेकिन आपको यह तोड़ने वाली एक्टिविटी तभी क्यों याद आ रही है जब वो एक्यूज्ड जिसने उस लैंड पर वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है, जब वो किसी एक्टिविटी में पकड़ा जाए, जब वो किसी ऐसी संदिग्ध एक्टिविटी में पकड़ा जाए जिसमें पब्लिक लॉ और पब्लिक ऑर्डर जो है वो उसमें इन्वॉल्व हो, वो उसी टाइम पे आपको ये सारी चीजें क्यों याद आ रही है? और उसके बाद फिर आप कानून न्यायपालिका का सहारा क्यों नहीं ले रहे, जुडिशियरी का सहारा क्यों नहीं ले रहे? आप क्यों तुरंत जस्टिस वो कर रहे हैं? आप क्यों तुरंत बुलडोजर जस्टिस को प्रमोट कर रहे हैं? सो कुछ क्वेश्चंस किए गए हैं। सो इस न्यूज से जो फंडामेंटल कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने एनालिसिस के तौर पे लेके आया हूं फ्रेंड्स। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है रिट्रीब्यूटरी डिमोलिशंस। ये क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिट्रीब्यूटरी डिमोलिशंस? सो दोस्तों, मैंने आपको बताया रिट्रीब्यूटरी डिमोलिशंस का मतलब क्या है कि जब स्टेट, राज्य, गवर्नमेंट, सरकार जब जस्टिस को प्रमोट करने के लिए क्विकली ऐसे एक्ट्स का सहारा लेने लग जाए जिसने किसी लॉ को ब्रीच किया है, उनकी प्रॉपर्टी को तुरंत डिमोलिश करें, उसको बोलते हैं रिट्रीब्यूटरी डिमोलिशंस। और ये कुछ सालों में आपने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान में इन स्टेट में आपने न्यूज में सुना होगा कि गवर्नमेंट जो है वो म्युनिसिपैलिटीज उन स्टेट गवर्नमेंट की बुलडोजर जस्टिस के तहत उनके घरों को जो है वो तोड़ रही है। कुछ दिनों पहले की ये न्यूज भी है। सो सुप्रीम कोर्ट ने इससे रिलेटेड जो है वो क्वेश्चंस किए हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट से। सो पहला जो क्वेश्चन था, व्हाट इज रिट्रीब्यूटरी डिमोलिशंस? सो मैंने आपको ये बताया। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको अब हम एनालाइज करते हैं कि वेदर द एक्शंस, ये जो सच एक्शंस है, दे आर जस्टिफाइड और नॉट। सो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि दीज आर नॉट जस्टिफाइड, दीज आर नॉट जस्टिफाइड अंडर, दीज आर नॉट जस्टिफाइड अंडर लॉ, दीज आर नॉट जस्टिफाइड अंडर लॉ। ठीक है, आपने कहा कि ये जो कंस्ट्रक्शंस थी ये इलीगल थी, और इन कंस्ट्रक्शन को म्युनिसिपल लॉ के तहत तोड़ा जा सकता है। यस, ठीक है, वी आर एक्सेप्टिंग इट, बट आपको ये सारी चीजें तभी याद क्यों आ रही हैं जबकि उस एक्यूज्ड ने और उन जिन्होंने ये इलीगल कंस्ट्रक्शन करी है वो किसी और एक्टिविटी में एक्यूज पाए गए हैं जिसमें पब्लिक पीस को उन्होंने डिस्ट्रॉय किया है, पब्लिक पीस का हनन किया है। सो उसी टाइम पे आपको क्यों याद आई?
और उस एक्टिविटी के जस्ट बाद ही आपने डिमोलिशन क्यों किया, तभी क्यों तोड़ा? सो ये क्वेश्चंस किए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? नो, दे आर नॉट जस्टिफाइड अंडर द लॉ, दे आर नॉट जस्टिफाइड अंडर द लॉ, दे आर नॉट थ्रू द प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ। सो आर्टिकल 21 का भी हनन है अगर आप ऐसा करते हैं तो। एंड आर्टिकल 21 व्हाट इट सेज कि आपको आपकी जो एक्टिविटीज हैं वो प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत होनी चाहिए। और इनफैक्ट अगर प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ के तहत भी है, लेकिन वो ऐसा कानून है जो कि जितनी पनिशमेंट होनी चाहिए उससे ज्यादा पनिशमेंट दे रहा है, तो भी वो ड्यू प्रोसेस के अगेंस्ट है। ऐसे कानून भी नहीं होने चाहिए। सो फ्रेंड्स, सुप्रीम कोर्ट ने जो ये बुलडोजर जस्टिस है उसको डायरेक्टली क्वेश्चन किया है और उसको लॉ के अगेंस्ट बताया है। एंड सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दिस इज नॉट जस्टिफाइड अंडर द लॉ, दिस इज नॉट जस्टिफाइड अंडर द लॉ। सो फ्रेंड्स, हम अपनी सेकंड न्यूज पर चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए द सेकंड न्यूज इज व्हाट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। व्हाट इज यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? देखिए आरबीआई ने अभी एक यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस को लॉन्च किया है। सो ये क्या है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस? इसकी रिक्वायरमेंट क्या थी और ये किस पर्पज के लिए है? इन सब क्वेश्चंस को हम देखते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए ये क्या है? दिस इज ए यूनिफाइड प्लेटफॉर्म फॉर मैनेजिंग द लेंडिंग प्रोसेसेस, फॉर मैनेजिंग द लेंडिंग प्रोसेसेस। देखिए हमारे पास यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। वो किस चीज के लिए है? वो है पेमेंट करने के लिए, ऑनलाइन पेमेंट्स को क्विकली प्रमोट करने के लिए यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस है हमारे पास। ऐसे ही लैंडिंग प्रोसेस को स्मूथ और स्ट्रीमलाइन करने के लिए जो प्रोसेस है वो है यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। और ये जो प्रोसेस है ये क्या करेगा? ये इंटीग्रेट करेगा वेरियस फाइनेंशियल सर्विसेज सच एज लोन ओरिजिनेशन, प्रोसेसिंग, अप्रूवल, डिसबर्समेंट एंड द सर्विसिंग इनटू वन सिंगल इंटरफेस सिस्टम। मतलब कि ये जो ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म होगा ये क्या करेगा कि अगर किसी इंडिविजुअल को बैंक से ब्याज लेना है तो उस प्रोसेस को बहुत स्मूथ और क्विक कर देगा। ये वाला जो लैंडिंग यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस है उस प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन कर देगा। अभी उसमें प्रॉब्लम क्या है कि आप बैंक में जाएंगे, आप अपने कागज पत्र लेके जाएंगे, अपने डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे, उसके बाद बैंक उनको देखेगा, फिर वो लैंडिंग का प्रोसेस, आपको बैंक जो ब्याज देगा, आपको जो कर्ज देगा, बैंक लोन जो देगा आपको, वो प्रोसेस स्टार्ट होगा। फिर आपको 8-10 दिन लगेंगे, फिर उसके बाद जो है वो आपकी जो लोन एप्लीकेशन है वो अप्रूव होगी, फिर आपको लोन मिलेगा। सो इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, मिनिमम तो आप 10 दिन मान लीजिए, 10 डेज। अब देखिए आज के इस फास्ट वर्ल्ड में ये जो 10 दिन है ये भी काफी ज्यादा हैं, ये भी काफी ज्यादा हैं। इससे भी और फास्ट लैंडिंग अगर प्रोसेस होगा तो इकोनॉमिक एक्टिविटी, अर्थव्यवस्था और भी फास्ट चलेगी, और भी स्पीड पकड़ेगी, और भी क्विक होगी। अगर इससे फास्ट होगा तो एमएसएमई सेक्टर, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, उनको लोन जल्दी मिलेगा, उनकी एक्टिविटीज क्विक होंगी, नए नए एमएसएमई प्लांट्स लगेंगे और जल्दी लग सकेंगे, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज को बूस्ट मिलेगा। ऐसे ही एग्रीकल्चर सेक्टर में स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स को जल्दी जल्दी लोन मिलेगा। जो अभी जो बाधाएं हैं कि जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, एमएसएमई सेक्टर, इनको लोन मिलने में अभी जो दिक्कतें हैं वो सारी यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस से सोल्व हो सकती हैं। सो ये एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है एंड व्हाट इट डज, इट enables द फ्रिक्शनलेस क्रेडिट टू फार्मर्स एंड एमएसएमई बोरोवर्स। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए नाउ अब ये जानने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन द प्रेजेंट लैंडिंग सिस्टम। सो मैंने आपको बताया कि अभी जो प्रेजेंट लैंडिंग सिस्टम है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स है। पहली प्रॉब्लम्स क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू द क्रेडिट। देखिए जो प्रेजेंट जो लैंडिंग सिस्टम है, प्रेजेंट जो लोन देने का सिस्टम है ऑर्गेनाइज बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू, उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उसमें कुछ कमियां हैं। वो क्या है? लिमिटेड एक्सेस टू क्रेडिट, कि जो क्रेडिट है, जो
लोन जो दिया जा रहा है, जो पैसे बैंकिंग प्रोसेस के थ्रू दिया जा रहा है लोन के फॉर्म में, वो इक्विटेबल हर जगह और हर लोगों के पास उसका एक्सेस नहीं है, वो लिमिटेड है, उसमें ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट्स भी हैं। फॉर एग्जांपल के ट्राइबल एरिया, रूरल एरिया, दूर दराज के गांव, दूर दराज के क्षेत्र, इनमें जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक हो गए, सरकारी बैंक, इनके थ्रू जो लोन दिया जा रहा है ये लोगों को, वो काफी कम है। सो देर इज ज्योग्राफिकल कंस्ट्रेंट, सो देर इज ज्योग्राफिकल लिमिटेशन, सो देर इज ज्योग्राफिकल लिमिटेशन और लिमिटेड एक्सेस कि ये जो है वो हर इकोनॉमी में हर वर्ग को नहीं दिया जा रहा। फॉर एग्जांपल कि जैसे फार्मर्स हो गए, और फार्मर्स में भी मेनली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, उनको काफी कम मिल रहा है। सो ये प्रॉब्लम है पहली, फर्स्ट प्रॉब्लम। द सेकंड प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेसेस, कॉम्प्लेक्स एंड लेंदी प्रोसेसेस, जो लोन देने के जो प्रोसेस हैं वो बड़े ही जटिल हैं, उनमें टाइम लगता है, उनमें काफी डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है। अगर कोई इंसान फर्स्ट टाइम लोन लेने जाए तो उनसे जो डॉक्यूमेंट जमा करवाए जाते हैं वो काफी ज्यादा हैं, और एक अनपढ़ के लिए, एक ऐसा व्यक्ति और एक ऐसा किसान जो कि फर्स्ट टाइम जा रहा है लोन लेने के लिए और उसको इतना ज्ञान नहीं है, बैंकिंग सिस्टम के बारे में नॉलेज नहीं है, उसके लिए ये प्रोसेसेस बड़े ही कॉम्प्लेक्स और जटिल हैं। सो ये यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो सिस्टम है, ये जो कॉम्प्लेक्स और लेंदी प्रोसेसेस है इनको भी शॉर्ट कर देगा और तुरंत और क्विक लैंडिंग प्रोसेस को एनेबल करेगा, ये उसको क्विक प्रोसेस को प्रमोट करेगा ये। सो आगे चलते फ्रेंड्स, देखिए हाउ यूएलआई विल बी सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। मैंने आपको इसका हिंट बताया कि व्हाट इट डज, इट इंश्योर द सीमलेस फ्लो ऑफ कस्टमर्स डिजिटलाइज्ड फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा। मतलब कि जैसे वेरियस डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, आपका आधार हो गया, आपका यूपीआई हो गया। अब जैसे मान लो कि एक किसान है, अब अगर किसान ने एक बार भी फॉर्मल बैंकिंग सिस्टम से लोन नहीं लिया, सो अगर वो बैंक में लोन लेने जाएगा, सो अब यूएलआई के थ्रू प्रोसीजर कैसे चेंज होगा। पहले मैंने आपको बताया कैसे प्रोसीजर था, अब कैसे चेंज होगा कि यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस में उनका ऑलरेडी डाटा मेंटेन होगा। वो कौन सा डाटा होगा, उनका आधार कार्ड से डाटा लिया जाएगा, उनका अगर डाटा किसी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में अगर स्टोर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के से, वहां से एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा। उन्होंने कितना जो है वो अपना गवर्नमेंट जो इंस्टीट्यूशन के थ्रू अपना सामान और अपना एग्रीकल्चर प्रोड्यूस अगर उन्होंने बेचा है, उसका भी डाटा सारा एक्सट्रैक्ट कर लिया जाएगा यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस के द्वारा। और इन सब में देखा जाएगा कि उनकी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम कैसी है। सो अगर बैंकिंग सिस्टम ने इसको इंश्योर कर लिया कि उनकी रेगुलर फ्लो ऑफ इनकम है और उनको लोन दिया जा सकता है, सो उनके डॉक्यूमेंटेशन को इजी कर दिया जाएगा और उनको इजीली और क्विकली लोन दिया जाएगा। सो ऐसे यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस जो है वो फाइनेंशियल एंड नॉन फाइनेंशियल डाटा को जो है एक्सट्रैक्ट करेगा और लैंडिंग एक्टिविटीज को प्रमोट करेगा। एंड उसके बाद इट रिड्यूसेस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मल्टीपल टेक्निकल इंटीग्रेशन बिसाइड एनेबलिंग द बोरोवर्स टू गेट बेनिफिट ऑफ सीमलेस डिलीवरी। मैंने आपको बताया अभी कि वो कैसे। एंड द प्रोसीजर इज प्लग एंड द प्ले मॉडल। द प्लग एंड द प्ले मॉडल मतलब कि जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जैसे बैंक हो गया, उनको यूएलआई में जाकर के प्लग करना है एंड आफ्टर दैट जस्ट प्ले विद दिस एंड प्रमोट लैंडिंग थ्रू यूएलआई, यूनिफाइड लैंडिंग इंटरफेस। सो ये एक कीवर्ड है जो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ये इनफैक्ट प्रीलिम्स में डायरेक्ट ऐसे ही कीवर्ड आ सकता है। सो इसको आप ध्यान रखना, प्लग एंड प्ले मॉडल। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए जो नेक्स्ट न्यूज है वो है डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल, इससे रिलेटेड है।
देखिए बिल से रिलेटेड अगर वो एक्ट नहीं बनता है तो क्वेश्चन आना बहुत डिफिकल्ट है, मतलब वो उसके चांसेस बहुत कम है। लेकिन हम फिर भी एक आर्टिकल काफी अच्छा था, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो अभी फिलहाल आपदा प्रबंधन के लिए है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए है, उसकी कुछ कमियों को जो है उजागर करता है। सो इसके लिए ये जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है ये फ्रेंड्स, जीएस पेपर 3 में डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए हम इसमें इससे जो इंपॉर्टेंट कुछ जो फैक्ट्स हैं वो एक्सट्रैक्ट करते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखिए, अभी जो डिजास्टर मैनेजमेंट है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005, उसमें क्या क्या इश्यू हैं, उसमें क्या क्या कमियां हैं कि वो जो अभी डिजास्टर मैनेजमेंट जो जिस स्ट्रेटजी और जिस अप्रोच के साथ होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा, और कुछ कमियां हैं इसमें, उसके कारण नहीं हो पा रहा। वो क्या कमियां हैं? देखिए, जो सबसे जो पहली कमियां है उसमें क्या है, हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि ये जो एक्ट है 2005 वाला, ये हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन इसको प्रमोट करता है डिजास्टर मैनेजमेंट स्ट्रेटजी में। देखिए, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये कुछ इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क्स को डिजास्टर को प्रमोट करता है कि यार ये इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क इंडिया में होने चाहिए डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए। वो क्या होने चाहिए कि केंद्र सरकार तक, सेंट्रल गवर्नमेंट के लेवल पर हमारे पास एक एनडीएमए होनी चाहिए, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। स्टेट गवर्नमेंट में हर स्टेट गवर्नमेंट में एसडीएमए होनी चाहिए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हमारे पास डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट, डिजास्टर डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट अथॉरिटी होनी चाहिए। सो ये 3 अथॉरिटीज होनी चाहिए हमारे पास। बट इस एक्ट ने ओवर सेंट्रलाइजेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इस एक्ट के थ्रू किया गया है, ये एक्ट प्रमोट कर रहा है। एंड देयर इज अ हाई डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन, कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो डिसाइड कर रही है कि हर डिजास्टर को कैसे उसकी आपदा प्रबंधन किया जाए, कैसे उसका मैनेजमेंट किया जाए, कैसे उसको मिटिगेट किया जाए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्टेट और डिस्ट्रिक्ट को जो है वो डिसाइड और उनको डिक्टेट कर रही है कि ये कैसे होना चाहिए। सो दिस अप्रोच इज व्हाट, दिस इज टॉप टू बॉटम अप्रोच, के ऊपर से देख रहे हैं कि नीचे की जो सारी प्रॉब्लम्स हैं वो कैसे सोल्व होंगी। सो बिकॉज ऑफ दिस ओवर सेंट्रलाइजेशन, दिस टॉप डाउन अप्रोच लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग ड्यूरिंग द डिजास्टर। कि इस टॉप डाउन अप्रोच और ओवर सेंट्रलाइजेशन से डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पर डिसीजन मेकिंग में काफी ज्यादा डिले होती है, और उसके कारण हम जो डिजास्टर्स में फास्ट और क्विक मैनेजमेंट होना चाहिए, क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए, उसको हम नहीं दे पाते, वो हम नहीं कर पाते हैं। सो दिस ओवर सेंट्रलाइजेशन, हाई डिग्री ऑफ ओवर सेंट्रलाइजेशन इज द फर्स्ट प्रॉब्लम, एंड दिस लीड्स टू डिले इन द डिसीजन मेकिंग। दिस लीड्स टू व्हाट, डिले इन द डिसीजन मेकिंग। एंड ऑल्सो, ये तो फर्स्ट हो गया, एंड ऑल्सो बिकॉज ऑफ दिस ओवर सेंट्रलाइजेशन एक और क्या हो रहा है कि देयर इज अ गैप बिटवीन द पॉलिसी एंड द इंप्लीमेंटेशन। देयर इज अ गैप बिटवीन द पॉलिसी एंड द इंप्लीमेंटेशन। मैंने कहा क्या, मैंने आपको क्या कहा कि ओवर सेंट्रलाइजेशन के कारण क्या हो रहा है कि पॉलिसी जो है वो जो टॉप में है वो डिसाइड कर रहे हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस देयर इज अ गैप बिटवीन द पॉलिसी फॉर्मुलेशन एंड पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन। इसके बीच में जो है वो गैप है। सो ये इसकी फर्स्ट कमी है। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। सेकंड, देयर इज फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन एंड व्हाट इज लीड टू सीवियर डिजास्टर रिलीफ पैकेज इज गिवन बाय द सेंटर। देखिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उनके पास फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, फाइनेंशियल पावर भी है इस एक्ट से रिलेटेड, कि डिजास्टर के तहत, कि डिजास्टर के दौरान, कि लेट अस सपोज किसी स्टेट में फ्लड आ गए, लेट अस सपोज के साइक्लोन हिट कोई कोस्टल स्टेट है, सो उस स्टेट में फाइनेंशियल पैकेज कितना दिया जाएगा, क्या वो फाइनेंशियल पैकेज उस जो डैमेज हुआ है उस डिजास्टर के कारण क्या उसके प्रोपोर्शन में है। सो ये सारी चीज कौन डिसाइड करता है? ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। और स्टेट को इनफैक्ट इस चीज से प्रॉब्लम रहती है कि हमारा नुकसान हुआ है 10,000 करोड़ का और आप हमें दे रहे हैं 1,000 करोड़। सो ये दिस इज अ प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, कि पैकेज जो डिजास्टर के दौरान, डिजास्टर के बाद, डिजास्टर
मैनेजमेंट के लिए जो दिया जाना चाहिए वो पैकेज कम रहता है, एंड दिस इज मेनली बिकॉज ऑफ द फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन। एंड उसके बाद एक और इशू है, देयर इज अ डिले इन द अनाउंसमेंट ऑफ पैकेज फ्रॉम द नेशनल डिजास्टर रिलीफ फंड। कि एक तो ये कम भी रहता है कि जो रिलीफ पैकेज है ये कम भी रहता है, और देयर इज डिले, उसमें भी डिले रहती है। सो उसके कारण क्या होता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट में जो जिस अप्रोच के तहत और जितना उसका क्विक रिस्पॉन्स होना चाहिए वो नहीं हो पाता। अब एक साइक्लोन हिट स्टेट है, या फिर एक लेट अस सपोज कि एक फ्लड हिट जो स्टेट है, मान लो कि अभी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जो है फ्लड हिट है, वहां पर काफी जो है वो फ्लड आई हुई है अभी। सो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अब उनको 2 महीने बाद रिलीफ दे, 2 महीने बाद उनको पैसा दे, सो 2 महीने तो काफी टाइम हो गया ना, तो 2 महीने के लिए तो उनको उनकी दिक्कतें और उनकी प्रॉब्लम कैसे सोल्व होंगी, कैसे शॉर्ट आउट होंगी 2 महीने के लिए। और जो पैकेज जो मिलना चाहिए उनको, अगर वो कम है, उनका नुकसान ज्यादा हुआ और वो पैकेज जो आप दे रहे हो कम है, तब भी प्रॉब्लम है, तब भी इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट कहां हुआ। सो पहली प्रॉब्लम ओवर सेंट्रलाइजेशन एट द पॉलिसी लेवल, दूसरी प्रॉब्लम आपको बताया फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन, एक्सेसिव फाइनेंशियल सेंट्रलाइजेशन। अब फ्रेंड्स आगे चलते हैं, देखिए जो थर्ड प्रॉब्लम है वो है डेफिनेशन से रिलेटेड, मतलब कि डिजास्टर की डेफिनेशन ही क्या है, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम है दैट देयर इज अ रेस्ट्रिक्टेड डेफिनेशन ऑफ डिजास्टर इन दिस एक्ट। कि इस एक्ट में क्या सेंट्रल गवर्नमेंट किस चीज को डिजास्टर मानेगी या हम किस चीज को डिजास्टर मानेंगे, वो इस एक्ट में लिखा हुआ है। और वो कौन कौन से हैं, फायर, अर्थक्वेक, ड्रोट, साइक्लोन, फ्लड, सुनामी, क्लाउड बस्ट, पेस्ट, कोल्ड वेव, ये पेस्ट अटैक, फ्रोस्ट, लैंडस्लाइड, एवलांच एंड हेलस्टॉर्म, केवल इन्हीं को ही डिजास्टर माना जाएगा। अच्छा ठीक है, इनको डिजास्टर मानेंगे, लेकिन अगर मान लो कि हीट वेव के इंसिडेंट्स, जैसे इस बार की गर्मी थी, उसमें हीट वेव के इंसिडेंट्स कितने ज्यादा थे और वो उससे काफी डैमेज भी था, क्रॉप्स को डैमेज था, एग्रीकल्चर सेक्टर को इसका बर्न झेलना पड़ा। सो क्या इसको डिजास्टर नहीं माना जाएगा? और क्लाइमेट चेंज के कारण ये जो इवेंट्स हैं जैसे कि हीट वेव वाले, ये तो बढ़ते जा रहे हैं। सो क्या इनको आप डिजास्टर में नहीं कैलकुलेट करेंगे? अब क्या इन चेंजिंग ट्रेंड्स को बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, क्या आप इनको इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे डिजास्टर में? सो अगर आपने इनको डिजास्टर में इनकॉर्पोरेट नहीं किया तो लोगों को रिलीफ पैकेज कैसे मिलेगा? किसानों को रिलीफ पैकेज कैसे मिलेगा? और हीट वेव के थ्रू जो भी, जैसे इस बार काफी डेथ्स हुई हैं, राजस्थान में काफी डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं, एमपी में काफी डेथ्स रिपोर्टेड हुई हैं, और मोस्टली जो थे वो एज अबव 60 थे। सो क्या उनको फाइनेंशियल पैकेज नहीं मिलना चाहिए? और क्लाइमेट चेंज के कारण तो ये इंसिडेंसेस और बढ़ते चले जाएंगे। सो क्या डिजास्टर की डेफिनेशन इस एक्ट में ब्रॉड है? क्या वो सारी चीज को कवर कर रही है? नहीं। सो ये भी एक इशू है। और ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट क्या फ्यूचर में जो क्लाइमेट चेंज के कारण जो इंक्रीज डिजास्टर्स और बढ़ेंगे और नए नए प्रकार के डिजास्टर्स और आएंगे, क्या उनको डील करने में ये सक्षम है? ये भी एक इसकी प्रॉब्लम है, नहीं है वो। सो आगे चलते हैं फ्रेंड्स। सो व्हाट शुड बी देयर इन द न्यू बिल? सो हमने उनकी प्रॉब्लम्स देखी। सो ये जो अगर नया बिल जो आने वाला है, इसमें क्या क्या चीजें होनी चाहिए, इसमें जो चीजें इनकॉर्पोरेट होनी चाहिए वो क्या क्या होनी चाहिए? कि डिसेंट्रलाइजेशन। फर्स्ट आपको बताया था कि सेंट्रलाइजेशन इज अ प्रॉब्लम थ्रू दिस एक्ट। सो पहला स्टेप, इसके थ्रू डिसेंट्रलाइजेशन होनी चाहिए, तभी लोकल बॉडीज का एम्पावरमेंट होगा, तभी स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिजास्टर मैनेजमेंट ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा। सो पहला क्या करना चाहिए? डिसेंट्रलाइजेशन। सेकंड, फाइनेंशियल ऑटोनॉमी टू द स्टेट, के स्टेट को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी को फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी देनी पड़ेगी। कि जैसे ही कोई डिजास्टर हिट एरिया है, मान लो स्मॉल एरिया है डिस्ट्रिक्ट में, कोई छोटा एरिया है, हीट वेव से अफेक्टेड है,
सो डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो तुरंत उस चीज का संज्ञान ले, कॉग्निजेंस ले और रिलीफ पैकेज और मिटिगेशन प्रिपेयर्डनेस स्ट्रेटजी तुरंत स्टार्ट करे, ये ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के डिसीजन का वेट करे। सो ये भी उसमें होना चाहिए पॉइंट। और थर्ड, एक्सपैंड द डेफिनेशन ऑफ द डिजास्टर, कि डिजास्टर की डेफिनेशन को भी एक्सपैंड करो। अभी आपको बताया मैंने क्यों, उसका रेलिवेंस क्या है। एंड द फोर्थ पॉइंट इज द फोकस शुड बी ऑन प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन रादर देन जस्ट रेस्पॉन्स। देखिए अभी का जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है वो क्या, वो जब डिजास्टर हो गया है उसके बाद हमारा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि अब जो डिजास्टर हो चुका है उससे जो लॉस जो हो रहा है वो मिनिमाइज कर सके, वो उसको कम कर सके, लोगों को बचा सके, उनको क्या फाइनेंशियल पैकेज देना चाहिए, इससे रिलेटेड है, रेस्पॉन्स से रिलेटेड है। सो इट इज मोर, जो अभी वाला एक्ट इट इज मोर अबाउट रेस्पॉन्स। बट उस जो नया जो बिल है उसमें प्रिपेयर्डनेस एंड मिटिगेशन के ऊपर भी फोकस करो, कि ऐसे डिजास्टर्स आए ही ना, या आए पहले 100 आते थे या पहले 10 आते थे, तो अब जो है इस तरीके से पॉलिसीज बनाओ कि वो 4 ही आए। कि पहले फ्लड के इंसिडेंट्स लेट अस सपोज के केरला में 10 साल में 5 होते थे, तो अब इस तरीके से पॉलिसी और इस तरीके से स्ट्रेटजी बनाओ, वाटर मैनेजमेंट से रिलेटेड, डैम के मैनेजमेंट से रिलेटेड, इस तरीके से बनाओ कि अब वो 1 या 2 बस इतने ही आए। सो मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस, इन 2 पे भी फोकस करिए, नॉट जस्ट रेस्पॉन्स। केवल रेस्पॉन्स पे फोकस नहीं, मिटिगेशन एंड प्रिपेयर्डनेस पे भी करिए। सो फ्रेंड्स, ये 4 ब्रॉड पॉइंट हैं जो कि नए बिल में आर्टिकल में राइटर्स ने कहा है कि इनको प्रमोट करना चाहिए। नए बिल में इनको इन सारी चीजों को, इफेक्टिव डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए इन सारी चीजों को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। सो फ्रेंड्स, अपने अगले आर्टिकल पे चलते हैं। चलिए फ्रेंड्स, देखिए अगला आर्टिकल क्या है। इट इज रिलेटेड टू लिमिटेड एक्सेस टू मेंटल हेल्थ केयर डिस्पाइट राइजिंग डिमांड्स। देखिए पहले देखते हैं कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, कि ये है क्या। देखिए मेंटल हेल्थ इज अवर इमोशनल, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबींग। इट इज हाउ वी थिंक, फील एंड एक्ट। देखिए जैसे अगर बॉडी को देख करके कोई इंसान सामने से आ रहा है और उसकी एक्टिविटीज काफी एनर्जेटिक है, तो हम बोलते हैं यार ये हेल्दी है, काफी हेल्दी है। उसकी एक्टिविटीज और उसको एक्ट्स को देख करके हमें लगता है हाँ भाई यार ये बड़ा ही हेल्दी है, हष्ट पुष्ट है, तंदुरुस्त है। अगर वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है कि हाँ भाई बिल्कुल हेल्दी है। लेकिन ऐसे जैसे फिजिकल हेल्थ को हम देख लेते हैं, रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ को देखना और रिकॉग्नाइज करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्योंकि एक इंडिविजुअल के साइकोलॉजी और मेंटल स्टेट पे डिपेंड करता है। सो मेंटल हेल्थ, अगर कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज से अगर कोई व्यक्ति ग्रसित है, सो हमें उसके लिए पता लगाना भी बहुत मुश्किल है। उसके स्ट्रेस का लेवल कितना है, उसके माइंड में कितना लेवल ऑफ स्ट्रेस है, यह जानना बहुत मुश्किल है। इसीलिए जो मेंटल हेल्थ है वो एक बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल मुद्दा है। इसके ऊपर वेस्टर्न वर्ल्ड में तो फोकस है, लेकिन इंडिया में इसके ऊपर फिलहाल इतना ज्यादा फोकस नहीं है। सो मैंने आपको बताया मेंटल हेल्थ, it determines how we handle the stress and make other healthy choices. Just like our physical health, it is important to all the people at any age group. It is very much critical. And in fact, India में तो जो सोसाइटी है इसको रिकॉग्नाइज भी नहीं करती है मेंटल हेल्थ को, that it is a challenge. So, what are the issues in India? कि इस इंडिया में इश्यूज क्या है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। देखिए सबसे पहला इशू क्या है, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। कि अगर इंडिया में किसी ने मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई अपना व्यू पॉइंट अगर आउटसाइड वर्ल्ड को बताया कि मैं ऐसे ऐसे मेंटल इश्यूज से जो है वो जूझ रहा हूं, कि ये मेंटल इश्यूज मैं फेस कर रहा हूं, तो सोसाइटी उसको स्टिग्मा अटैच करेगी, उसके साथ उसको डिस्क्रिमिनेट करेगी और उसका मजाक उड़ाया जाएगा।
और अगर कोई अपने मेंटल इश्यू, अपने साइकोलॉजिकल इश्यूज अगर किसी थर्ड पर्सन के साथ सोसाइटी में अगर कम्युनिकेट भी करता है ना, तो उसको जज किया जाएगा। ये सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में तो बिल्कुल है कि उसको स्टिग्मेटाइज, डिस्क्रिमिनेशन और उसको उसकी मेंटल कंडीशन से उसको जज किया जाएगा। रादर देन सपोर्टिंग हिम, ही विल बी जज्ड, ही विल बी जज्ड। सो ये पहला इशू है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंडिया में। सेकंड, लिमिटेड एक्सेस टू द सर्विसेज, कि अगर कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड है इश्यूज से अगर जूझ रहा है, तो अगर उनको मेंटल हेल्थ रिलेटेड साइकेट्रिस्ट सपोर्ट चाहिए, तो वो सर्विसेज इंडिया में काफी कम है। वहां पर ज्योग्राफिकल डिस्पैरिटीज है, गांव और दूर दराज के क्षेत्रों में, रूरल एरियाज में, इनफैक्ट सेमी अर्बन में, ट्राइबल एरियाज में, वहां पर ये जो साइकेट्रिस्ट केयर है ये है ही नहीं, ये काफी कम है। सो ये एक चैलेंज है लिमिटेड एक्सेस का। एंड देयर आर इनसफिशिएंट फैसिलिटीज। इनफैक्ट अब मेट्रोपॉलिटन सिटीज में भी जो फैसिलिटीज हैं वो बहुत ही कम है, क्योंकि इस पे ध्यान ही नहीं है। जो फाइनेंशियल जो रिसोर्सेज जितने एलोकेट होने चाहिए उतने एलोकेट ही नहीं हो रहे हैं, उतना बजटरी एलोकेशन है ही नहीं। सो ये दूसरी प्रॉब्लम है। चलिए फ्रेंड देखिए, थर्ड प्रॉब्लम इससे रिलेटेड, द शॉर्टेज ऑफ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स, कि जितने मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स होने चाहिए, जितने साइकेट्रिस्ट होने चाहिए, प्रैक्टिसिंग साइकेट्रिस्ट, उतने है ही नहीं। देखिए WHO के अकॉर्डिंग एटलीस्ट 3 पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन होने चाहिए, कि देयर शुड बी 3 मेंटल साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। पर इंडिया में क्या कंडीशन है देखिए, इंडिया इज हैविंग ओनली 0.75, जस्ट 0.75 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख ऑफ पॉपुलेशन। ये कितना कम है। सो इससे पता लग रहा है कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड एस्पेक्ट्स इंडिया में नेग्लेक्ट करे जा रहे हैं, दोनों लेवल पर, सोसाइटल लेवल और गवर्नमेंटल लेवल, स्टेट लेवल पर भी। और सिटीजन्स की जो मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं उनको कंप्लीटली नेग्लेक्ट किया जा रहा है। और इंडिविजुअल तौर पे भी हर इंसान इस चीज को समझ भी सकता है कि उनको मेंटल इश्यूज कितने होते हैं, और वो किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि सोसाइटी उनको स्टिग्मा अटैच करेगी, उनको डिस्क्रिमिनेट करेगी फिर। सो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया में एक मेंटल हेल्थ रिलेटेड इशू। और लाइफ में किसी ना किसी मोमेंट पे और किसी ना किसी टाइम पे आपने इस चीज को डेफिनेटली फेस किया होगा। और जो फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, लीगल एंड द पॉलिसी फ्रेमवर्क। देखिए मेंटल हेल्थ से रिलेटेड अभी एक मेंटल हेल्थ केयर एक्ट ऑफ 2017 है, बट दैट इज नॉट इंक्लूसिव इनफ। वो ब्रॉड एस्पेक्ट्स को कवर नहीं करता मेंटल हेल्थ से रिलेटेड। वो जस्ट एक आउटलाइन दे रहा है मेंटल के, व्हाट इज मेंटल हेल्थ और उससे कैसे डील किया जाए, और एक उसमें जो आउटलाइन और कंप्लीट जो होलिस्टिक डीलिंग होनी चाहिए मेंटल हेल्थ एस्पेक्ट से रिलेटेड, वो नहीं है इस वाले एक्ट में। सो ये 4 मेन इशू है मेंटल हेल्थ से रिलेटेड इंडिया में। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। देखिए अब जो न्यूज है, जो फाइनल जो न्यूज है लास्ट, वो है स्विफ्ट से रिलेटेड। स्विफ्ट से रिलेटेड देखिए फ्रेंड्स, ये स्विफ्ट क्या है, जैसे इंडियन बैंकिंग सिस्टम है और स्विट्जरलैंड के बैंकिंग सिस्टम है, और अमेरिका में है, फ्रांस में, यूके में। सो अगर इंडिया से, इंडिया के बैंकों को अगर फ्रांस में, यूके में, यूएस में अगर पैसे भेजने हैं और इनसे रिलेटेड मैसेजिंग करनी है, सो वो जो ट्रांजैक्शन है, वो जो डिजिटल मैसेजिंग का रिकॉर्ड है, वो इस स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। वो इस स्विफ्ट सिस्टम के थ्रू होता है। सो ये क्या करता है स्विफ्ट सिस्टम, कि जो वर्ल्ड में इंटरनेशनल लेवल पे जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर के जैसे बैंक हैं, अलग अलग देश में जो बैंक्स हैं, बैंकिंग सिस्टम है, वो आपस में कैसे कोऑर्डिनेट करेंगे, वो आपस में ट्रांजैक्शंस कैसे करेंगे, वो स्विफ्ट सिस्टम इसको प्रमोट करता है, इसको स्मूथ करता है, इस सिस्टम, ये स्विफ्ट सिस्टम। सो लेकिन क्या रशिया और यूक्रेन के वॉर के, रशिया और यूक्रेन के वॉर जब स्टार्ट हुआ था, उस टाइम पे जो वेस्टर्न पावर्स हैं, अमेरिका, यूएस, फ्रांस, यूके,
इनने रशिया को इस वाले स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाल दिया। रशिया वॉज आउटस्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम, रशिया वॉज आउटस्टेड फ्रॉम दिस सिस्टम। सो रशिया के इसमें इससे इशू क्या आया रशिया में कि रशिया के जैसे कि कॉर्पोरेट सेक्टर है, जो कंपनीज हैं, ऑयल कंपनीज हैं, डिफेंस रिलेटेड कंपनीज हैं, उनको अगर दूसरे कंट्री से साथ ट्रांजैक्शंस करने हैं तो उसमें इश्यूज आ रहे थे, उसमें प्रॉब्लम आने लग गई। सो रशिया ने इंडिया के साथ जो भी ट्रेड हो रहे हैं और जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज है उनमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, पैसे के लेन देन को स्मूथ करने के लिए उन्होंने एक प्रपोजल किया कि हम अपना एक ओन सिस्टम लेके आएंगे, ओन खुद का एक सिस्टम लेके आएंगे जिसमें हम रुपी और रूबल में ट्रेड करेंगे। सो आरबीआई ने उस चीज में उसको लेकर के आरबीआई स्टडी कर रहा था कि क्या यह पॉसिबल है। सो आरबीआई ने कहा कि इट इज डूएबल, यस इट इज डूएबल, एंड दिस इज following the Pradhan Mantri's meeting to Russian President Vladimir Putin in Moscow, and the feasibility of this project, RBI said yes it is doable, and in future Russia और India इसमें further steps जो है वो लेंगे और इस सिस्टम जो अपना सिस्टम है, जो स्विफ्ट, वो जो अपना बायलैटरल सिस्टम बनाएंगे उसके थ्रू अब वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन करेंगे ट्रेड से रिलेटेड, जो कि रूबल और रुपी को प्रमोट करेगा। सो फ्रेंड्स, ये थी मेन जो न्यूज थी आज की, जिनका हमने एनालिसिस किया, इन डेप्थ एनालिसिस। सो फ्रेंड्स, टिल देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल यूपीएससी उदय बाय अनअकैडमी। टिल देन, जय हिंद फ्रेंड्स।